Hello viewers, Assalamu alaikum. So we are going to start another topic from general surgery, belly and love, that is chapter 27 torso trauma. ठीक है. अच्छा, तो ट्रॉमा बेसिकली हमने जिस कैटेगराइजेशन से सर्जरी के अंदर पढ़ा जाता है या बेली एंड लव के अंदर कैटेगराइज है वो इस तरह से है कि उन्होंने उसको डिवाइड किया हुआ है इनटू हेड एंड नेक, ठीक है, फिर टॉर्सो ट्रॉमा एंड एक्सट्रीमिटी ट्रॉमा, ठीक है. हेड एंड नेक का अलग पोर्शन उन्होंने सेपरेट डिवाइड किया हुआ है, टॉर्सो ट्रॉमा उन्होंने अलग कैटेगराइज किया हुआ है एंड एक्सट्रीमिटी ट्रॉमा उन्होंने अलग कैटेगराइज किया हुआ है, ठीक है. तो इट विल बी ईजी टू रिमेंबर. अब टॉर्सो में बेसिकली वो चीज़ें आती हैं एक्सक्लूडिंग द हेड एंड नेक एंड द एक्सट्रीमिटीज़. मतलब आप हेड एंड नेक को निकाल दें, इन चारों लिम्स को निकाल दें, तो ये वाला जो पूरा पोर्शन बचता है ना बॉडी का, जिसके अंदर हमारे पास दिस वन, ठीक है, जिसमें आपके पास एक चेस्ट आता है, एक एब्डोमेन आता है और एक पेल्विस आता है. दिस इंक्लूड्स टॉर्सो ट्रॉमा, ठीक है. बड़ा आसान है समझना. एक्सक्लूडिंग ओवरऑल बॉडी, एक्सक्लूडिंग द हेड एंड नेक एंड द एक्सट्रीमिटीज इज इंक्लूडेड इन द टॉर्सो ट्रॉमा, ठीक है. अब यहाँ पर हमारे पास बेसिकली इंट्रोडक्शन के अंदर इन्होंने बेल एंड लव वाले में बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं जो कि हमें इसमें पढ़नी और याद रखनी है, ठीक है. बस ये याद रखना है ओवरऑल अगर आप बेल एंड लव देखें तो उसके अंदर उन्होंने पाई चार्ट बनाया हुआ है, ठीक है. उसके अंदर उन्होंने ये दी है कि ट्रॉमा की वजह से जितनी डेथ्स होती हैं उसमें कॉजेज क्या क्या होती हैं. बस आपने फर्स्ट मोस्ट कॉमन एंड सेकेंड मोस्ट कॉमन याद रखनी है, ठीक है. तो उसमें से कॉमनेस्ट जो है दैट इज ड्यू टू सीएनएस, ठीक है. सीएनएस में अगर हैमरेज होगा 42% जो डेथ्स होती हैं ट्रॉमा की वजह से दैट इज ड्यू टू हैमरेज इन द सीएनएस, ठीक है. और जो सेकेंड मोस्ट है दैट इज ब्लीडिंग, ठीक है. ब्लीडिंग अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग, क्योंकि मेजर ऑर्गन्स आपके इन्हीं तीन जगहों पे रखे हुए हैं. चेस्ट में रखे हुए हैं, ठीक है, आपकी हार्ट है, लंग्स है, एब्डोमेन में लिवर है, ठीक है, स्प्लीन है, ठीक है, किडनीज है, मेजर ऑर्गन्स है. उसके बाद आपके पेल्विस के अंदर मेजर जो वेसल्स हैं, ठीक है, आर्टरीज, वेन्स, वेनस प्लेक्सस, एब्डोमिनल एओर्टा वहाँ से रन कर रहा है, इलियक आर्टरीज वहाँ से ओरिजिनेट कर रही है, फीमोरल आर्टरी एंड फीमोरल वेन वहाँ पे रन कर रही है. सो जो ब्लीडिंग होगी अगर इन मेजर रीजन्स में, सो दैट विल कॉज डेथ, ठीक है. ओके, तो उसके अलावा जो है नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी, बस आपने ये मतलब ये 42% कॉमनेस का सीएनएस है और सेकंड कॉमन जो है 39% दैट इज ड्यू टू ब्लीडिंग, ठीक है. नाउ अब हमने देखना है इंजरी मैकेनिज्म्स, ठीक है. ये बस छोटी सी चीज़ है जो आपकी बेसिक अच्छी बना देगी, ठीक है. इससे आपको चीज़ें आगे अच्छी समझ आएंगी और ये बायो में पूछा भी जा सकता है कि व्हाट आर द जंक्शनल जोन्स, ठीक है. तो हमने थ्री जंक्शनल जोन्स, ठीक है, जो कि मैंने पिक्चर के अंदर हाईलाइट भी किए हैं, ठीक है. हमारे टॉर्सो ट्रॉमा के अंदर बेसिकली तीन रीजन्स आते हैं, ठीक है. थॉरिक्स आता है या चेस्ट आता है, एब्डोमेन आता है और पेल्विस आता है, और तीन ही जंक्शनल जोन्स आती हैं. इन रीजन्स को जो कनेक्ट कर रही होती हैं आपस में, जंक्शन इज अ कनेक्शन है बेसिकली, तो इन तीन जोन्स को जो कनेक्ट कर रही होती हैं दे आर कॉल्ड जंक्शनल जोन्स, ठीक है. तो पहली जंक्शनल जोन आती है बिटवीन द नेक एंड द थॉरिक्स, ठीक है. सेकंड जंक्शनल जोन आती है बिटवीन द थॉरिक्स एंड द एब्डोमेन, यहाँ पर बनेगी वो. और थर्ड जंक्शनल जोन आती है बिटवीन द एब्डोमेन एंड द पेल्विस, ठीक है. अब बेसिकली इसको डिवाइड करने का इस तरह से मकसद क्या है. समटाइम्स diaphragm is basically here ना, diaphragm falls in the junctional zone between the thorax and the abdomen, ठीक है. कभी कभी ऐसा होता है कि अगर पेनिट्रेटिंग इंजरी हो रही है ना इन द लोअर चेस्ट, फॉर एग्जांपल स्टैब वुंड है या कोई गन शॉट वुंड है जो पेनिट्रेट कर रहा है, तो उसके अंदर हमें ये भी ख्याल रखना पड़ता है कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ चेस्ट ऑर्गन्स डैमेज हो, एब्डोमिनल ऑर्गन्स माइट ऑल्सो हैव गॉट डैमेज्ड, ठीक है. और डायफ्राम के लैसरेशन की वजह से abdominal organs might have migrated into the chest cavity, ठीक है. तो दिस इज वाई इन जंक्शनल जोन्स जरूरी नहीं है कि हमेशा इंजरी मैकेनिज्म्स इन्हीं जंक्शनल जोन्स और इन्हीं एनाटॉमिकल जोन्स के बीच में हो. समटाइम्स दे मे आल्सो एक्सटेंड बियॉन्ड दीज जोन्स, ठीक है. नाउ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट, इसमें थोड़ा थोड़ा बेल एंड लव के अंदर उन्होंने थोड़ा थोड़ा वाइडली डिस्क्राइब किया हुआ है, वो मैं बता देती हूँ, ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर बेस ऑफ द नेक पे कोई इंजरी है, ठीक है, तो वो आपके पास किस पे जा सकती है, ये बेस ऑफ द नेक है, ठीक है. नीचे है थॉरिक्स, यहाँ से थॉरिक्स में थोरेसिक इनलेट होती है, यहाँ से जा रही होती है मेजर वेसल्स. अगर कोई इंजरी बेस ऑफ द नेक पे है दैट में ऑल्सो इन्वॉल्व द अपर मीडियास्ट्रेनम एंड द थोरेसिक इनलेट, ठीक है. तो हमने उसको भी विजुअलाइज करना है. फॉर एग्जाम्पल आप सेकेंड है, ठीक है. सेकेंड कोई भी अगर मीडियास्ट्रेनम की इंजरी है, ठीक है, तो वहाँ पर हाई रिस्क एरिया है
क्यों? क्योंकि मीडियास्टिनम में आपके पास क्या पड़ा हुआ है? लंग्स पड़े हुए हैं, ठीक है। आपके पास लंग्स हैं, यहाँ पर आपके पास हार्ट पड़ा हुआ है। अगर यहाँ पर कोई किसी किस्म की कोई इंजरी होती है, दैट दिस इज ऑलरेडी अ हाई रिस्क एरिया। सिर्फ हार्ट नहीं है, मेजर वेसल्स जो हार्ट से आ रही हैं, हार्ट में जा रही हैं, वो भी उधर रन कर रही है, ठीक है। दैट इज अ हाई रिस्क एरिया, तो यू मस्ट एक्सक्लूड द अदर इंजरीज टू, ठीक है। और जैसे कि मैंने भी आपको एग्जाम्पल दी कि अगर थोरेसिक, लोअर थोरेसिक इंजरी होती है, डायफ्राम लैसेरेट करता है, तो बहुत सारे टाइम ऐसा होता है कि दिस इज चेस्ट एंड दिस इज एब्डोमेन, ठीक है। ये आपका डायफ्राम इधर पड़ा हुआ है। अगर यहाँ से कुछ स्टैब वुंड फॉर एग्जांपल इंजरी होती है और ये डायफ्राम लैसेरेट करता है, अब बेसिकली होता क्या है कि कुदरती तौर पे नेचुरली वी हैव नेगेटिव प्रेशर इन चेस्ट एंड पॉजिटिव प्रेशर इन एब्डोमेन, ठीक है। क्यों? ताकि हमारी इंस्पिरेशन में हेल्प हो, ठीक है। एयर हमेशा वहाँ जाती है जहाँ पे नेगेटिव प्रेशर होगा। हम जब भी कोई चीज़ सक करते हैं, हम जूस पीते हैं, वी पुट द स्ट्रॉ इन द जूस एंड वी ड्रिंक इट। हाउ वी ड्रिंक इट? वी क्रिएट अ नेगेटिव प्रेशर इन द स्ट्रॉ, और उस नेगेटिव प्रेशर की वजह से वो फ्लूइड स्ट्रॉ के अंदर आता है, ठीक है। सिमिलरली कुदरत ने ऐसा किया है कि हमारे चेस्ट के अंदर नेगेटिव प्रेशर क्रिएट किया है ताकि जो एटमॉस्फेरिक एयर है, जब हम इंस्पायर करें तो वो एटमॉस्फेरिक एयर बाहर के एटमॉस्फेयर के पॉजिटिव प्रेशर से हमारे अंदर के नेगेटिव प्रेशर में आए, ठीक है। और एयर इंसान के लंग्स के अंदर आके इंसान उसको इजीली इंस्पायर करे। अब बेसिकली होता क्या है कि अगर कोई भी, दिस इज अ क्लोज कंपार्टमेंट ना, चेस्ट इज अ क्लोज्ड कंपार्टमेंट, ठीक है। एयर के ना ही कोई आने का रूट है इसमें, ना ही कोई स्केप होने का रूट है, एक्सेप्ट जो लंग्स वाला रूट है वहाँ से, ठीक है। अगर कोई पेनिट्रेटिंग चेस्ट वुंड होती है और डायफ्राम इस तरह से लैसेरेट करता है, लैसेरेट का मतलब है टिश्यू का बीच में से ब्रेक हो जाना, ठीक है। बीच में से उसका ब्रेकेज आ गया, यहाँ पर जब आ गया तो यहाँ पे एक स्पेस बन गई ना फॉर द एयर। तो क्या होता है कि एब्डोमेन के ऑर्गन्स, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव प्रेशर है, यहाँ पे नेगेटिव प्रेशर है, दे मूव इन, दे स्लाइड इनसाइड द चेस्ट कैविटी, ठीक है। बहुत सारी बार इस तरह के सिनेरियोज भी दिए हुए होते हैं पेपर में कि एक ट्रॉमा का पेशेंट था, उसका कोई लोअर साइड पे आपको दिया हुआ होगा कि उसके कोई पेनिट्रेटिंग चेस्ट वुंड, स्टैब वुंड के साथ, फॉर एग्जांपल गनशॉट वुंड के साथ आया हुआ, ठीक है। और उसमें उन्होंने ये डिस्क्राइब किया हुआ होगा कि जो हमने एनजी पास की, तो एनजी उसकी जो है थोरेसिक कैविटी में हमें नजर आई, और जब हमने बाद में एक्सरे किया तो दैट वाज विजुअलाइज्ड इन द थोरेसिक कैविटी। What was that? So that is a case of a diaphragmatic injury, ठीक है। डायफ्रामेटिक इंजरी हुई क्योंकि स्टमक नीचे पड़ा हुआ था डायफ्राम से, लेकिन जैसी डायफ्राम इंजरी हुई स्टमक ऊपर चला गया, स्लाइड होके टू द चेस्ट कैविटी, और वहां पर आपको एनजी विजुअलाइज हुई, ठीक है। सो दीज आर द सम सिनेरियोज जो पेपर में आते हैं, मैं साथ साथ आपको बताती जाऊंगी, ठीक है। नाउ वी हैव क्रिटिकल फिजियोलॉजी। क्रिटिकल फिजियोलॉजी आई हैव टोल्ड यू कि ब्लीडिंग इज अ मेजर प्रॉब्लम, ठीक है। मोर जो हमारे पास सबसे ज़्यादा जो चीज़ होती है वो ब्लीडिंग होती है। हम देख लिया डेथ उसकी वजह से होती है, ठीक है। अब होता क्या है, अगर एक फिजिकली फिट यंग पेशेंट है, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है। अब ब्लीडिंग आपके पास दो तरह से होती है ना, एक होती है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मीन्स आपको नजर आ रहा होगा वो ब्लीड करता हुआ, ठीक है। आपको फ्लोर पे ब्लड नजर आएगा, आपको उसकी क्लोथिंग पे ब्लड नजर आएगा, आपको कोई पॉइंट नजर आएगा जहां से वो ब्लीड कर रहा होगा। वन इज इंटरनल ब्लीडिंग, दिस इज नॉट हार्मफुल, दिस इज हार्मफुल, ठीक है। क्योंकि अगर एक यंग पेशेंट है, वो आपको फिजिकली फिट नजर आ रहा है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि, और वो ट्रॉमा के बाद आया है आपके पास, ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो इंटरनली भी फिट हो, जरूरी नहीं है कि उसके इंटरनल ब्लीडिंग ना हो रही हो। देयर आर चांसेस ही माइट बी हैविंग इंटरनल ब्लीडिंग, और लेटर ऑन क्या हो कि उसके जो पैरामीटर्स हैं, जो हाइपोवोलेमिक शॉक में डिस्टर्ब होते हैं, वो हार्ट रेट हो गया आपका ब्लड प्रेशर हो गया, आपका टेम्परेचर हो गया, ठीक है, आपका यूरिन आउटपुट हो गया, दे माइट गेट डिस्टर्ब लेटर ऑन, ठीक है। सो यू हैव टू डू कंप्लीट असेसमेंट। आप इस पेशेंट को ऐसे नहीं छोड़ सकते, ठीक है। आपने उसकी असेसमेंट करके उसको कंफर्म करके देन यू हैव टू सेंड द पेशेंट बैक होम, ओके। नाउ ब्लीडिंग हमारे पास जो है वो 5 मेजर साइट्स से होती है। एक तो मैंने 2 टाइप्स बता दी, एक एक्सटर्नल होती है, एक इंटरनल होती है। बाकी 5 मेजर, बेलेन में जो लिखा हुआ है वो 5 मेजर साइट्स लिखी हुई हैं, ठीक है। उसमें से एक आपकी फ्लोर पे होती है, नजर आ रही होगी आपको, एक आपकी होगी चेस्ट में, ठीक है, एब्डोमेन में, पेल्विस में और एक्सट्रीमिटीज में होती है। ये 5 साइट्स हैं जो कि जहां से कहीं से ब्लीडिंग हो रही होगी, ठीक है।
ओके, नाउ वी हैव टू मूव टुवर्ड्स द थोरेसिक इंजरी। ये मैंने फिजियोलॉजी आपको बता दी ओवरऑल, ठीक है। नाउ अब हम जाते हैं थोरेसिक इंजरी के ऊपर। अब इसमें आपको कुछ परसेंटेज है, 2 परसेंटेज हैं, वो आपको बस याद रखनी है। क्या कि थोरेसिक इंजरी में से 25%, ऑल सीवियर इंजरीज में से 25% जो है वो थोरेसिक इंजरीज होती हैं, ठीक है। And in most of the case, in most of these patients, the cause of death is hemorrhage, ठीक है। Most common cause of death क्या होता है? hemorrhage होता है, ठीक है। और 80% of the patient can be managed non-operatively। अभी हम जब पढ़ेंगे चेस्ट इंजरीज का डिटेल में जाके पढ़ेंगे कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, कैसे मैनेज होता है, तो आप ये चीज ऑब्जर्व करेंगे कि उसमें से 80% नॉन ऑपरेटिवली मैनेज हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, हमारे पास अगेन टाइम इज द रूल, देयर इज गोल्डन टाइम, ठीक है। आप जितनी जल्दी पेशेंट को, जितने कम टाइम में आप उसको डायग्नोज करके आप उसको ट्रीट कर सकते हैं, दैट इज बेस्ट। जितने कम टाइम में आप उसको ट्रीट करेंगे उतना ही आपके पास जो होगा वो ट्रीटमेंट विंडो आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। ओके, यस। द नेक्स्ट इज क्लिनिकल इंडिकेटर्स। कुछ क्लिनिकल इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है, दैट आर द इंडिकेटर्स फॉर ऑनगोइंग ब्लीडिंग टॉर्सो ट्रॉमा में, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आया है, अब हमें तो नहीं पता कि उसके कोई ऑर्गन लेसरेट हुआ है, अब नेकेड आई से देख के तो हम नहीं बता सकते, लेकिन कुछ इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। हम उन इंडिकेटर्स को देख लेते हैं और फिर हमें पता चल जाता है कि इज देयर एनी ब्लीडिंग गोइंग ऑन और नो, ठीक है। देयर आर सम फिजियोलॉजिकल इंडिकेटर्स एंड देयर आर सम एनाटॉमिकल इंडिकेटर्स, ठीक है। अब फिजियोलॉजी, फिजियो फंक्शन, ठीक है, कुछ फंक्शंस उसके डिस्टर्ब हो जाएंगे। कौन कौन से फंक्शंस उसके डिस्टर्ब हो जाएंगे? आपके पास उसका हाइपोक्सिया होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा और सीरम लैक्टेट जो होता है वो भी बढ़ जाता है। ये क्यों? ये सारी चीज़ें मैं बता चुकी हूँ कि कैसे बढ़ता है, ठीक है, इन द प्रीवियस इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास है एनाटॉमिकल पैरामीटर्स, ठीक है। एनाटॉमिकल पैरामीटर्स में बेसिकली क्या होता है कि आपके पास आपको या तो विजिबल ब्लीडिंग नजर आ रही होगी, ठीक है। अच्छा, मतलब आप एनाटॉमी देखेंगे, आप देखेंगे कि वो नजर कहाँ पे आ रही है जो इंजरी हुई है, ठीक है। या तो आपको ब्लीडिंग उसकी पेशेंट की कहीं से उसके कपड़ों पे ब्लड लगा हुआ है, या वो कहीं से उसके कहीं पे आपको फ्लोर पे ब्लड नजर आ रहा है, तो हो गया। दूसरी कंडीशन ये होगी कि कहीं पे फॉर एग्जांपल क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द लंग, टू द हार्ट, यहाँ पे कहीं पे पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा है, तो आपका दिमाग जाएगा देयर में बी अ लंग कंफ्यूजन, ठीक है, देयर में बी अ कार्डिक टेम्पोनेट, अंदर कोई ना कोई ब्लीडिंग हो सकती है कहीं ना कहीं से, ठीक है, क्योंकि क्लोज प्रॉक्सिमिटी है, या तो मेजर वेसल जा रही है। फॉर एग्जाम्पल टांग में से जा रही होती है कौन सी, फीमोरल वेन या फीमोरल आर्टरी, अगर उसके पास कहीं पे कोई ट्रॉमा है तो यू विल थिंक कि दिस इज द मेजर वेसल, ये उसके करीब से ट्रॉमा हुआ है, ये उसके करीब है जो ट्रॉमा का पॉइंट है, तो दैट माइट हैव इंजर्ड द अंडरगोइंग वेसल। और तीसरी चीज हमारे पास क्या है, पेनिट्रेटिंग इंजरी। कोई भी ऐसी पेनिट्रेटिंग इंजरी है जिसके अंदर जो है मिसाइल है, ठीक है, मतलब कोई फॉर एग्जांपल गन शॉट वुंड है जो कि रिस्ट्रेंड है, जो कि अंदर ही है, ठीक है, उसकी वजह से भी हो सकता है, ठीक है। ओके, नाउ अब हम आते हैं आगे। इन्वेस्टिगेशंस हम क्या क्या कराते हैं, ठीक है। इन्वेस्टिगेशंस के अंदर मैं ओवरऑल इन्वेस्टिगेशन आपको बता देती हूँ कि किस तरह से करानी है। अगर अभी इसी तरह के सिनेरियोज आते हैं पेपर के अंदर, ठीक है, वो आपको दे देंगे कि पेशेंट जो है वो हीमोडायनेमिकली स्टेबल है या अनस्टेबल है। अगर पेशेंट हीमोडायनेमिकली स्टेबल होगा तो फिर जाहिर सी बात है हमारे पास टाइम होगा, हम कुछ और उसका करा सकते हैं। लेकिन अगर पेशेंट हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल उन्होंने सिनेरियो में दे दिया है तो जाहिर सी बात है वी हैव लेस टाइम, तो उस लेस टाइम में हमने क्या कराना है और कौन से ऐसे मेजर हैं जिनको हमने अवॉइड करना है टू सेव द पेशेंट, ये अभी मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। तो वी हैव 4 टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशंस, ठीक है, जो कि हम चेस्ट ट्रॉमा के अंदर करा रहे होते हैं। What are those? पहले हमारे पास होती है ई फास्ट स्कैन, ठीक है। What does this stand for? Extended focused assessment with sonar for trauma, ठीक है। Extended, E for extended focused assessment with sonar,
सोनार आर बेसिकली साउंड वेव्स, ठीक है, फॉर ट्रॉमा। ये हमारे पास बेसिकली एक अल्ट्रासाउंड स्कैन है, ठीक है। अल्ट्रासाउंड स्कैन हम कब कराते हैं और इसको कराने का क्या फायदा है? तो ये अल्ट्रासाउंड स्कैन हम तब कराएंगे हम जब हमें फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आता है, ठीक है, उसके ऊपर जो है नील पड़ा हुआ है, ठीक है, उसके स्किन के ऊपर से हमें एक टिंच नजर आ रहा है, ठीक है, उसके एब्डोमेन के ऊपर कि वो ब्लड है। नाउ वी कैन नॉट डिफरेंशिएट कि वो एक्चुअली स्किन के बिलो द स्किन वो ब्लीडिंग हो रही है या फिर वो कंफ्यूजन है। तो फिर हम उसमें अल्ट्रासाउंड स्कैन करा सकते हैं, ठीक है, टू डिफरेंशिएट बिटवीन द एक्चुअल ब्लीडिंग एंड द कंफ्यूजन। एक तो ये हो गया, ठीक है। उसके अलावा हम चेस्ट में कार्डियक टेम्पोरेट को देखने के लिए करा सकते हैं। कार्डियक टेम्पोरेट बेसिकली होता क्या है कि एक ऐसी कंडीशन, ये आपका हार्ट पड़ा हुआ है, ठीक है, ये आपका पेरिकार्डियल सैक है, ठीक है। अगर इस जगह पे बिटवीन द हार्ट एंड द पेरिकार्डियल सैक अगर ब्लड एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाए, दिस इज कॉल्ड पेरिकार्डियल टेम्पोरेट। अब जब ये ब्लड एक्यूमुलेट होगा तो होगा क्या, यहाँ से ब्लड प्रेशराइज करेगा और हार्ट को कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में मुश्किल होगी। हार्ट कैन नॉट रिलैक्स प्रॉपरली ना बेसिकली, और जब जाहिर सी बात है हार्ट रिलैक्स नहीं होगा तो वेनस पूलिंग नहीं होगी हार्ट के अंदर, ठीक है। तो उसकी वजह से ये होता है कार्डियक टेम्पोरेट के अंदर। तो हम लोग ये अल्ट्रासाउंड स्कैन यूज कर सकते हैं फॉर कार्डियक टेम्पोरेट। उसके अलावा आपके पास फ्री ब्लड और एयर, अगर हमें शक हो कि हमारे पास कोई ऐसा पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा है जिसकी वजह से वुंड बन रही है और चेस्ट के अंदर एयर लीक हो रही है, ठीक है, उसके असेसमेंट के लिए हम अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं। या फिर हमारे पास असेसमेंट है, अगर हमारे पास जो है हमें ऐसा डाउट हो कि ब्लड है एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, ठीक है, हमने एब्डोमिनल कैविटी देखनी है और पैराकोलिक गटर्स देखते हैं, ठीक है। अब एब्डोमेन के अंदर ना कुछ स्पेसेस होती हैं जहाँ पे ब्लड जो है वो ड्यू टू ग्रेविटी एक्यूमुलेट होता है, ठीक है। ये आपके पास कॉलन आ गया, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन, ठीक है, डायफ्राम आ गया। यहाँ पर सब डायफ्रामेटिक स्पेसेस होती हैं, ठीक है, और अराउंड द कॉलन वी हैव पैराकोलिक गटर्स, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से ब्लड नीचे पूल करेगा, नीचे पूल करेगा तो वो यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो उस ब्लड को देखने के लिए वी कैन गो फॉर फास्ट स्कैन, बट अगेन दिस इज एन अल्ट्रासाउंड, ठीक है, दिस इज अ रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। ऐसा नहीं है कि एक पेशेंट हमारे पास आता है वो हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल है और हम उसे फास्ट स्कैन के लिए भेज दें, बिकॉज वी हैव लेस टाइम, ठीक है। अगर हमारे पास एक माइनर ट्रॉमा का पेशेंट आया है जो कि हीमोडायनेमिक स्टेबल लग रहा है, हाँ, तो फिर हम उसे फास्ट स्कैन करा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज अंडर वाटर चेस्ट ड्रेन। व्हाट इज इट, ठीक है। बेसिकली होता क्या है, दिस इज इस तरह की ये, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ चेस्ट ट्यूब, ठीक है। इस तरह की ट्यूब होती है, एक कॉलम इसमें इधर होता है, एक कॉलम इसमें इधर होता है, बाकी के दो कॉलम्स इसमें इधर होता है, ओके। अगर आपने देखी हो कोई हॉस्पिटल वगैरह में रखी हुई तो यू कैन इजीली कोरिलेट, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, हमारे पास कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जैसा कि हीमोथोरिक्स और न्यूमोथोरिक्स, अभी हम आगे पढ़ेंगे। बस अब ये याद कर लें कि न्यूमो मीन्स एयर, ठीक है, हीमो मीन्स ब्लड। अगर ऐसी कंडीशंस हो कि एयर और ब्लड थोरेसिक कैविटी के अंदर अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाए, व्हाट डू आई मीन कि अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाए, और अगर अक्यूमुलेट होगा तो कहाँ होगा, ओके। ये हमारे पास मेन ब्रोंकस, ये हमारे पास सॉरी हाँ मेन ब्रोंकस है, ये लेफ्ट ब्रोंकस, ये राइट ब्रोंकस, ठीक है, ये मेरे हिसाब से, ठीक है। अगर पेशेंट के हिसाब से देखा जाए तो ये उसका राइट होगा, ये उसका लेफ्ट होगा। ये लंग्स है उसके, ठीक है, और ये लंग्स के ऊपर है प्लूरल स्पेस, ये मीडियास्टिनम, ठीक है। अब अक्यूमुलेट कहाँ पे होगा, जो भी अक्यूमुलेट होगा वो बिटवीन द लंग्स एंड द प्लूरा, यहाँ पे अक्यूमुलेट होगा, ठीक है। अगर एयर होगी तो इसको हम बोलेंगे न्यूमोथोरिक्स, और अगर ब्लड होगा तो इसको हम बोलेंगे हीमोथोरिक्स, ठीक है। अच्छा, अब बेसिकली होता क्या है कि हम क्या करते हैं कि क्योंकि ये चीज़ अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती है ना, तो इस वजह से क्या होता है कि ये कंप्रेस करती है फिर लंग को, ठीक है, और लंग यहाँ से एक्सपैंड नहीं हो सकता, लंग की एक्सपेंशन में मसला होता है। तो बेसिकली व्हाट वी डू, हम क्या करते हैं, हम इसको यहाँ पर एक चेस्ट से ज़्यादा नेगेटिव प्रेशर देते हैं बाहर चेस्ट ट्यूब से। हम यहाँ पर लगाएंगे एक पाइप, ठीक है, उसको हम कनेक्ट करेंगे इस चेस्ट ट्यूब के साथ, ठीक है।
इसमें हम बनाएंगे एक नेगेटिव प्रेशर का कॉलम, उसको यहाँ से कनेक्ट करेंगे। अब जब इस ब्लड या एयर को, जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर और नेगेटिव प्रेशर मिलेगा तो ये उसकी तरफ जाएगा, ठीक है। दूसरा हमने क्या करना होता है कि जब भी हमने चेस्ट ट्यूब कनेक्ट करनी होती है पेशेंट के साथ, हमने उसे हमेशा बिलो द लेवल ऑफ द पेशेंट रखना होता है। फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट बेड पे लेटा हुआ है तो चेस्ट ट्यूब विल बी शुड बी ऑन द फ्लोर, ठीक है, ताकि वो ग्रेविटी की वजह से और ज़्यादा इफेक्ट हो और ये जो भी ब्लड है या एयर अंदर एक्यूमुलेट हुई है ये इस बाहर आए, ठीक है, और इसका इफेक्ट खत्म हो। हाउ विल यू सी दिस इज कॉल्ड, ये इंपॉर्टेंट है, बस इसको सुन लें, दिस इज कॉल्ड सक्शन चेम्बर, ठीक है। और इस सक्शन चेम्बर से ही यहाँ से ये पाइप कनेक्ट होता है डायरेक्ट। इसके अंदर आपको हल्के हल्के से बबलिंग मिलेंगी, ठीक है, इस तरह से बबल्स फॉर्म होते हुए मिलेंगे, साइड कंटिन्यूस स्लाइड बबलिंग, ठीक है। दैट मीन्स कि एयर इज स्केपिंग फ्रॉम द प्लूरल कैविटी। अब जब एयर स्केप होगी तो जाहिर सी बात है लंग को एक्सपेंशन का जगह मिलेगी, ठीक है। दिस इज द होल साइंस अबाउट अंडर वाटर चेस्ट वे, ठीक है। अब बाकी मैं बताती हूँ कि हमारे पास इसका क्या कब हमने इसको लगाना है। अब एक पेशेंट हमारे पास आता है जो कि फिजियोलॉजिकली अनस्टेबल है, ठीक है, एक्सेसिव ब्लीड कर रहा है। फिजियोलॉजिकली अनस्टेबल पेशेंट का मतलब ये है कि उसका हार्ट रेट बढ़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल उसका हार्ट रेट क्या है 120 बीट्स पर मिनट के ऊपर, ठीक है, हार्ट रेट 120 बीट्स पर मिनट इज वेरी मच, ठीक है। और उसका बीपी लो है, बीपी कितना है 60-40 पे बीपी गया हुआ है। इसका मतलब है कि वो दैट पेशेंट इज वेरी हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल, वी कैन नॉट रिस्क हिज और हर लाइफ बाय वेटिंग फॉर द ई फास्ट स्कैन। सो वी विल हैव टू, हम क्या करते हैं, हम उसकी जल्दी से जो है हमें फॉर एग्जांपल हम पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा के साथ आए वो पेशेंट, ठीक है, और उसके ये वाइटल्स हैं, इसका मतलब 90% चांस यही है कि ही इज डेवलपिंग न्यूमोथोरिक्स या हीमोथोरिक्स। सो चेस्ट ट्यूब इज थेराप्यूटिक एज वेल एज डायग्नोस्टिक। उस टाइम हमारे पास टाइम नहीं है कि हम फास्ट स्कैन करा के देखें कि बेसिकली उसको मसला क्या है, तो हम डायरेक्ट चेस्ट ट्यूब डाल देते हैं, ठीक है, डायरेक्ट उसमें चेस्ट ट्यूब डाल देते हैं, बिकॉज दैट इज थेराप्यूटिक एज वेल एज डायग्नोस्टिक। तो अगर आपको इस तरह का केस दिया जाता है एग्जाम के अंदर कि एक पेशेंट आया है जो कि हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल है, तो द आंसर इज इंसर्शन ऑफ अ चेस्ट ट्यूब। और अगर ऐसा दिया जाता है कि पेशेंट है जो कि हीमोडायनेमिकली स्टेबल है, सो द आंसर इज ई फास्ट स्कैन, ओके।